नमस्कार। हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा हुआ छायावाद निबंध पढ़ रहे हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मध्यकालीन जो काव्य था उसके कलात्मक सांस्कृतिक विवेचन की पुनः आवश्यकता है। इसके आगे वो बता रहे हैं कि छायावाद और इस दोनों में बहुत अंतर है। कारण वो बता रहे हैं कि इतिहास और सामाजिक विकास की पृष्ठभूमि पर उन कवियों की सांप्रदायिक साधना विधियों और दार्शनिक निरूपणों का उनकी जीवनी और उनकी मानसिक गतिविधि से संबंध स्थापित करते हुए हमें उस काव्य की भी नवीन व्याख्या करनी होगी। आगे ये बता रहे हैं कि छायावाद काव्य मध्य युग की काव्य धारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वो किसी संप्रदाय या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता, मतलब वो उनसे संबद्ध नहीं है। अध्यात्मवादी काव्य का अधिष्ठान देश कालातीत परम पवित्रता हुआ करती है, अर्थात अध्यात्मवादी जो काव्य होता है उसमें युगीन मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, वो तो शाश्वत मूल्य है। व्ययशील सांसारिक आदर्शों और स्थितियों आदि से उनका मुख्य संबंध नहीं होता। व्ययशील मतलब जो खर्च होते रहते हैं, जो निरंतर बदलते रहते हैं। वह विकास जो समय का आश्रित है, वह विज्ञान जो व्यक्त द्रव्य तथा उसकी परिणतियों पर अधिष्ठित है। मध्यकालीन आध्यात्मिक काव्य के विषय नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी ही नहीं। प्रत्यक्ष वस्तु का मानव जीवन के सुख दुख विकास हास आदि की अवस्थाओं से जो संबद्ध है वह काव्य उसकी उपेक्षा कर गया, किंतु आधुनिक छायावादी काव्य उसकी उपेक्षा नहीं करता। हम ये अंतर पढ़ रहे हैं कि मध्ययुगीन काव्य में और छायावादी काव्य की आध्यात्मिक परंपरा में क्या अंतर है। अध्यात्मवादी परंपरा दृश्य मात्र को विनाशी कहकर चुप हो रहती है अथवा उसे व्यवहारिक बताकर मुंह मोड़ लेती है, और छायावादी काव्य में यह परंपरा स्वीकृत नहीं है। दैन्य से पीड़ित और प्रताड़ित तथा भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त और परिवेष्टित व्यक्ति, समुदाय, देश, राष्ट्र या सृष्टि चक्र के विभेदों से अध्यात्मवाद नहीं जा सका। समय और समाज को आंदोलित करने वाली शक्तियों का आकलन उसमें कम ही है। वह तो शाश्वत सत्ता से ही सर्वथा संप्रक्त है। संप्रक्त मतलब उसी से प्रभावित है, उसी में डूबा हुआ है। किसके लिए कहा जा रहा है? मध्यकालीन काव्य के लिए, जिसमें परिवर्तन का नाम नहीं है। उस सत्ता का स्वरूप सगुण है या निर्गुण है, विश्व में है या विश्वातीत, ये प्रश्न ही उस अध्यात्म पे आते हैं। और छायावादी की काव्य सरणी इन अध्यात्मवादी सीमा निर्देशों में आबद्ध नहीं है, मतलब बंधी हुई नहीं है। वे भावना के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती। हम ये पढ़ रहे हैं कि मध्य युगीन अध्यात्म और छायावाद में क्या अंतर है। छायावादी काव्य किसी क्रमागत अध्यात्म पद्धति को लेकर नहीं चला। क्रमागत मतलब जो प्रारंभ से चली आ रही है, सगुण निर्गुण राम कृष्ण या संत काव्य परंपरा या सूफी परंपरा, वो उसको लेकर नहीं चला है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। नवीन जीवन प्रगति में ही उसने आत्मोत सौंदर्य की झलक देखी है। परंपरित अध्यात्म प्राय पुरुष से प्रकृति की ओर प्रवर्तित होता है, एक चेतन केंद्र से नाना चेतन केंद्रों की सृष्टि करता है, किंतु छायावादी काव्य प्रकृति की चेतन सत्ता से अनुप्राणित होकर पुरुष या आत्मा के अधिष्ठान में परिणत होता है। उसकी गति प्रकृति से पुरुष की ओर, दृश्य से भाव की ओर होती है, और दार्शनिक अनुभूति के अनुरूप काव्य वस्तु का चयन करने में छायावादी कवियों ने प्रकृति के अपार क्षेत्र में यथेष्ट सामग्री ग्रहण की है। मतलब हम अगर छायावाद की बात करें तो छायावाद की विशेषता बताते हुए वाजपेयी जी ये बता रहे हैं कि जो परंपरित अध्यात्म था, मतलब जो मध्ययुगीन काव्य था, पुरुष से प्रकृति की ओर प्रवर्तित होता है, अर्थात वो संसार को साधन रूप में स्वीकार करता है और ईश्वर को ही प्रमुख स्थान देता है। चेतन केंद्र से मतलब अपनी आत्मा से वो परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। किंतु जो छायावादी काव्य है उसने क्या किया है, उसने प्रकृति की चेतन सत्ता को साधन के रूप में स्वीकार किया है और उसको पुरुष आत्मा की अधिष्ठान में परिणित किया है, अर्थात वो उससे प्रकृति से ईश्वर की ओर जा रहा है। उसकी जो गति है प्रकृति से पुरुष की ओर, पुरुष यानी ईश्वर की ओर है। और उसकी जो दार्शनिक अनुभूतियां हैं वो भी कैसी है कि उसने अपने काव्य वस्तु का जब चयन किया तो छायावादी कवि ने प्रकृति को यथेष्ट सामग्री के रूप में ग्रहण किया है। यही छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है जो उसको मध्ययुगीन
आध्यात्मिक जो परंपरा है उससे अलग करती है। प्रसाद जी जो छायावाद काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में प्रकृति के रमणीयता से आकृष्ट होकर उसके सौंदर्य और प्रभावों को अभिव्यक्त किया है। उनका प्रारंभिक काव्य प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य की भूमि पर अधिष्ठित है, यानी प्रतिष्ठित है, अर्थात उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य का सहारा लिया है। इस व्यक्त सौंदर्य वस्तु का प्रभाव कवि के सभी काव्यों पर पड़ा है और वो रहस्यमयी भावना की भी सृष्टि करता है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इन सब के अंदर उन्होंने जीवन की अनुभूतियों को प्रदर्शित किया है और उनका जो जीवन है वो कैसा काव्य है, उसका सौंदर्य क्या बन गया है, उनका कवि के जीवन दर्शन में आनंदवाद को प्रमुखता दी गई है। प्रसाद जी के काव्य के अभिनव भाव विस्तार को देखते हुए मध्य युग का धार्मिक और सांप्रदायिक अध्यात्म का बहुत कुछ सीमित और परतंत्र मतलब क्यों कहा गया है, क्योंकि मध्ययुगीन काव्य में केवल और केवल भक्ति को प्रधानता दी गई थी। आगे वो बता रहे हैं कि हम एक और प्रसंग वो उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि सूरदास का राधा कृष्ण संबंधी संगारिक काव्य अपनी स्वाभाविक भावभूमि पर ही अत्यधिक विशद और आकर्षण है। उन्होंने वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मतलब वृंदावन के जो प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने प्रयोग किया है वो केवल किस लिए किया है, गोपियों के प्रेम विकास के लिए कहा है। और एक सीमा तक वो सुंदर पद्धति देखने को तो मिलती है, लेकिन आगे चलकर गोपियों की मान लीता, कृष्ण द्वारा मान मोचन के प्रयत्नों को ही उसमें ज्यादा दिखाया गया है। प्रकृति भूमि पर वैसा भावनामय दृश्य उन्होंने चित्रित नहीं किया है। तो ये यही बता रहे हैं कि मध्ययुगीन काव्य में, अर्थात जो सूर के उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि सूर के काव्य में उन्होंने ये बताया है कि वहां पर मध्यकालीन काव्य की परिधि में केवल और केवल कृष्ण और राधा के प्रेम को ही उन्होंने सूरदास ने चित्रण किया है। प्रकृति वहां केवल सहचरी के रूप में प्रयोग में ली गई है। उनका आनंद है वो क्या है कि वो रहस्यवादी धारणा के कारण है। किसका? मध्ययुगीन धार्मिक काव्य की परिधि में उसका निर्माण हुआ है, परंतु बहुत से भक्त उनको गाते हैं, मतलब सूर के लिए कह रहे हैं। और उनका यह आनंद उक्त प्रसंग की रहस्यवादी धारणा कारण है या उन दृश्यों के यथातथ चित्रण में ही उनकी भावना रमती है, ये तो वे ही बता सकते हैं, मतलब उनका आकलन करने पर ही पता पड़ेगा। या हम केवल इतना कह सकते हैं कि नवीन छायावादी काव्य शैली में ऐसे चित्रणों को लिए, चाहे वे किसी भी वाद के अंतर्गत हो, स्थान नहीं है। अर्थात सूर ने जो प्रकृति का सहारा गोपियों के और कृष्ण के प्रेम के लिए लिया है, वैसा चित्रण हमें छायावाद में दिखाई नहीं देता है। सारांश यह है कि हमारा नया काव्य यानी कि जो छायावाद है वो अपनी स्वतंत्र दार्शनिकता के साथ ही अपनी भावभूमि अनुभूति क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती काव्य से पृथक सत्ता रखता है, जिसका यथार्थ परिचय हमें साहित्यिक विवेचन की उस स्वतंत्र परिपाटी का अभ्यास करने पर ही प्राप्त हो सकता है। मतलब ये वाजपेयी जी ये चाहते हैं कि छायावाद का जो विश्लेषण है वो नए तरीकों से करना चाहिए। साहित्य शैलियों का स्वतंत्र और कलात्मक अनुशीलन आज की साहित्य मीमांसा के लिए आवश्यक है। छायावादी काव्य शैली को स्थानांतरित करती नई शैलियां भी हिंदी में अवतरित हो रही है, जो हम आपके सारी अब पढ़ाएंगे आगे। नए वादों का आगमन हो रहा है, नई भाषा शैली की प्रतिष्ठा हो रही है और इन समस्त परिवर्तनों का साहित्यिक आकलन अपेक्षित है। मतलब हमें पुरानी परिपाटियों से ही अब के साहित्य का मूल्यांकन नहीं करना है, हमें नवीन साहित्य के आकलन के लिए, समीक्षा के लिए नवीन मूल्यों की प्रतिष्ठापना करनी है। छायावादी साहित्य शैली में एक नई दिशा का आभास महादेवी की काव्य क्षेत्र से प्रवेश करने से हुआ है। उसका भी काव्य पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। छायावाद की सामान्य काव्य शैली से उनका पृथकता स्वीकार करनी होगी। इसके पश्चात बच्चन जी का काव्य हिंदी में नया है। इसी समय छायावादी काव्य के कतिपय अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य प्रयोग आरंभ किए, जो आप आगे पढ़ेंगे, जिनमें पंत जी भी एक प्रमुख प्रयोक्ता थे। चित्रण शैली, प्रेरणा भूमि दोनों में पूर्ववर्ती काव्य की अपेक्षा इनमें पर्याप्त अंतर दिखाई देगा। मतलब छायावाद से भी आगे चलकर फिर हम नया काव्य जब पढ़ेंगे तो उसमें यथार्थवादी आलोचनाएं और ये सब भी पढ़ेंगे। तो वाजपेयी जी कह रहे हैं नए काव्य का आरंभ हो चुका है। शैली के रूप में नूतन प्रतिष्ठा होने में उसके समय लगेगा और इस नवीन प्रवर्तन के मूल में नई विचारधारा, नई चिंतन पद्धति, नवीन जीवन दृष्टि नहीं, नई कला शैली की भी सत्ता है। स्वभावतः वे नवीन निर्माण कल्पना प्रधान छायावादी काव्य निर्माण की अपेक्षा अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहे हैं, पर शैली की यह यथार्थ अपने अंतर्गत कितनी विभिन्न और दूरवर्ती भावना सरणियों को आत्मसात करेगा,
ये तो नवीन सांस्कृतिक विकास और भविष्य की सामाजिक प्रवृत्ति पर अवलंबित है, मतलब आधारित है। अभी इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों हम आगे पढ़ते ही हैं कि छायावाद के बाद में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि अनेकवाद और नई कविता आदि अनेक जो क्षेत्र है वो साहित्य के लिए खुलते हैं। तो इस प्रकार ये छायावाद जो वाजपेयी जी ने लिखा है वो लेसन आज, वो अध्याय आपका आज समाप्त होता है।